ये सारी चीजें आज पढ़नी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर। तो 3 बातें आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा विशाल, ठीक है। शुभम आप भी जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर कैन बी अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। क्या इसको सुनकर आपको कोई स्टेटमेंट याद आता है? इससे मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट आपको याद आता है? बताओ। एरे के बारे में आपने क्या पढ़ा था? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। एरे में एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पर स्ट्रक्चर में डिसिमिलर एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो आप एरे और स्ट्रक्चर का ऑब्वियसली कंपैरिजन करने वाले हो। एरे में जहां पर आपको सारी वैल्यू सेम टाइप की रखनी होती है, स्ट्रक्चर में ये शर्त नहीं है, सेम टाइप की रखो या डिफरेंट टाइप की रखो, दोनों चलेगा। स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल्स। अरे यही तो एरे भी था। एरे भी तो एक तरीका है जिससे वेरिएबल का एक सिंगल ग्रुप बना लेते हैं, यस और नो। बस फर्क क्या हो गया, ग्रुप तो यहां पर भी बनेगा, लेकिन यहां पर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स का भी ग्रुप बन सकता है। एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स या तो इंट टाइप के होते थे, एक ही ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं होता था कि एक इंट है एक फ्लोट है, ऐसा नहीं होता था, पर स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल है। तो जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो तो एक्चुअल में आप एक नया डेटा टाइप बनाते हो और इसको बोलेंगे कस्टम डेटा टाइप। अरे नहीं चांद, प्लीज जो मैं बता रहा हूं उसका अर्थ का अनर्थ ना करें। क्या मैंने ये बोला कि स्ट्रक्चर में सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो वो एरे बन जाएगा? ऐसा बोला क्या मैंने? तो फिर ऐसा क्यों कंक्लूड कर रहे हो चांद? ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही रहेगा, एरे एरे ही रहेगा, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं। कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि सिमिलैरिटी कोई सी मिली तो हमने बोल दिया स्ट्रक्चर एरे बन गया, ऐसा थोड़ी हो जाता है। तुम में और गधे में अगर कोई सिमिलैरिटी है तो तुम गधे हो गए क्या? नहीं ना, रहोगे तो इंसान ही ना। हाँ, तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर इज क्रिएटिंग कस्टम डेटा टाइप, ठीक है। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर इज क्रिएटिंग कस्टम डेटा टाइप, इसका मतलब क्या हुआ? तुम खुद भी डेटा टाइप बना सकते हो। डेटा टाइप क्या होते हैं याद है? प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में तुमने पढ़ा है इंट, कैर, फ्लोट, डबल वगैरह, याद आया? एक वॉइड भी पढ़ा था, पर वॉइड का इस्तेमाल आपने थोड़ा अलग देखा है, फंक्शंस में इस्तेमाल करते हुए या पॉइंटर वेरिएबल बनाते वक्त। फिलहाल ये कीवर्ड्स भी हैं और इनका मीनिंग कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है। जब तुम प्रोग्राम में लिखते हो इंट ए कॉमा बी तो तुम 2 वेरिएबल्स बना लेते हो, पर क्या तुम प्रोग्राम के अंदर इस शब्द का अर्थ समझाने के लिए भी कोई स्टेटमेंट लिखते हो? क्या तुम ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखते हो जिससे यह पता चले कि इंट का क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि इंट प्री डिफाइंड होता है। जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दे आर ऑल प्री डिफाइंड। क्लियर है? ठीक है। लेकिन कुछ डेटा टाइप्स होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहूं आपको एक प्रोग्राम बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो आप खुद सोच के बताओ, आपको उस प्रोग्राम के अंदर बुक के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी ना? अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें एक बुक्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन रखोगे ना। तो बुक के बारे में मान लो एक इंफॉर्मेशन आपको रखनी है बुक आईडी, एक और इंफॉर्मेशन रखनी है बुक का टाइटल, एक और इंफॉर्मेशन रखनी है बुक की प्राइस, पब्लिशर का नाम, ऑथर का नाम, समझ रहे हो? तो एक बुक के बारे में तुम्हें 5 इंफॉर्मेशन रखनी है, यस और नो? तो तुम्हें 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। क्या तुम कोई एक वेरिएबल बनाओगे उसके अंदर बुक की 5 इंफॉर्मेशन रख सकते हो? क्या तुम एक वेरिएबल बना के इंट टाइप का उसमें बुक की 5 इंफॉर्मेशन रख सकते हो? यानी बुक का डेटा एक इंट वेरिएबल में नहीं बन सकता। क्या तुम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाओगे उसमें तुम बुक की सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का कोई भी वेरिएबल सिंगल इंफॉर्मेशन को कंटेन कर सकता है। आप चाहे इंट टाइप का वेरिएबल बनाओ, कैर टाइप का वेरिएबल बनाओ, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाओ, डबल टाइप का वेरिएबल बनाओ, वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्टोर करने में सक्षम है। और हमारे बुक का डेटा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। एक बुक का डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो ये मल्टीपल वैल्यूज एक
प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल में स्टोर होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम मल्टीपल वेरिएबल्स बना लें। बुक आईडी रखने के लिए इंट टाइप का वेरिएबल बना लें, टाइटल रखने के लिए कैर टाइप का एक एरे बना लें, ठीक है। प्राइस के लिए हम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना लें, ठीक है। फिर पब्लिशर का नाम रखने के लिए फिर कैर टाइप का एक एरे बना लें, पब्लिशर। फिर ऑथर का नाम रखने के लिए फिर कैर टाइप का एक और वेरिएबल बना लें, एरे बना लें। आया समझ में? ऐसे करके हमने 5 अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। कोई इंट टाइप का है, कोई कैर टाइप का एरे, कोई फ्लोट टाइप का है, इस तरह से। तो 5 वेरिएबल्स मिलकर एक बुक की इंफॉर्मेशन रख लेंगे, यस और नो? 5 वेरिएबल्स मिलकर एक बुक की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के अंदर तुम्हें एक बुक नहीं, कई सारी बुक्स की इंफॉर्मेशन रखनी है। तो तुम्हें कई सारे बुक आईडी वेरिएबल चाहिए, कई सारे टाइटल, कई सारे प्राइस, कई सारे पब्लिशर, कई सारे ऑथर। आ रहा है समझ में? प्रोग्राम के अंदर सिर्फ बुक का ही डेटा नहीं है, स्टूडेंट का डेटा भी है। बुक किसको इशू हुई इसका भी डेटा है। मतलब सोचो इस प्रोग्राम के अंदर 1000 वेरिएबल्स बन रहे हैं। उन 1000 वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल्स हैं जो बुक का डेटा कंटेन करने के लिए हैं। जस्ट इमेजिन, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, 1000 वेरिएबल उसके अंदर बने हैं। उन 1000 में से कौन कौन से वेरिएबल एक बुक की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग करते वक्त। तुम्हें थ्रू आउट द प्रोग्राम ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से 5 वेरिएबल हैं जिनको मिलाकर एक बुक है, कौन से दूसरे 5 वेरिएबल हैं जिनको मिलाकर दूसरी बुक है, कौन से 5 वेरिएबल मिलाकर तीसरी बुक है। ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल्स अलग अलग हैं। ये सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट नहीं हो रहे, सिंगल नेम के अंडर ट्रीट नहीं हो रहे, ये 5 अलग अलग वेरिएबल्स है। तो पांचों वैल्यूज मिलकर जब एक बुक को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब रियल वर्ल्ड में जब वो एक चीज है, तो 5 अलग अलग वेरिएबल्स में उसका डेटा स्टोर करने से प्रोग्रामिंग में तुम्हें दिक्कत होगी। कभी किसी फंक्शन को कॉल करते अगर तुमने 4 वैल्यू पास करी तो तुमने इंफॉर्मेशन अधूरी पास करी। तो प्रोग्राम बनाना तुम्हारे लिए एक मुसीबत बनने वाला है अगर तुमने इसका सोल्यूशन नहीं सोचा तो। क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स की भीड़ में तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन से 5 वेरिएबल्स मिलकर एक बुक है, कौन से 10 वेरिएबल मिलकर एक स्टूडेंट है, कौन से 6 वेरिएबल्स मिलाकर कस्टमर है। 6 वेरिएबल्स मिला के कस्टमर था कि 7 वेरिएबल मिला के कस्टमर था, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो डेटा हमें मिलता है उसको स्टोर करने में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की प्रॉब्लम आती है, और उसके लिए मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, और वो मल्टीपल वेरिएबल्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कि कितने वेरिएबल्स मिलकर वो एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। अब हमने सोचा कि ये सारी चीजें हम एक ही वेरिएबल में रख ले, तो प्रॉब्लम ये है कि प्रिमिटिव टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें सिंगल वैल्यू ही तो स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। समझ में आई ऋतिक प्रॉब्लम? उसको मैं पहले ही एड्रेस कर चुका हूं। संदीप, वॉइड टाइप का ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं बनता, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, देखो यहां पर जरूरत यह है कि हम ऐसा डेटा टाइप बनाएं, क्योंकि ये तो डेटा टाइप जो पहले से बने हुए हैं ये सक्षम नहीं है ऐसा वेरिएबल बनाने में जिसके अंदर ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सके। तो एक बुक की इंफॉर्मेशन रखने के लिए कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाकर काम करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम खुद डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से डेटा टाइप बनाएंगे, तो वो कहलाएगा कस्टम डेटा टाइप। यही है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसी को सेकेंडरी डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। ये डेटा टाइप बेसिकली कुछ टाइप के वेरिएबल्स का एक ग्रुप है। क्लियर है? तो जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मुझे बुक की इंफॉर्मेशन रखनी है तो मैं बुक नाम का डेटा टाइप बनाना चाहूंगा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। सुमन, एक बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बुक टाइप का एक वेरिएबल लगेगा। मल्टीपल बुक्स के लिए आप मल्टीपल वेरिएबल्स बनाओगे बुक टाइप के लिए, ठीक है। एक बुक की इंफॉर्मेशन एक वेरिएबल में होगी। क्लियर? क्योंकि एक बुक एक डेटा है, दूसरी बुक दूसरा डेटा है। किसी प्रोजेक्ट में तुम्हें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखना है, किसी में तुम्हें कस्टमर की, तो रियल वर्ल्ड में तो इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है। रियल वर्ल्ड में डेटा इंट कैर फ्लोट नहीं होता, रियल वर्ल्ड में डेटा ऐसी होता है बुक, स्टूडेंट, कस्टमर, एम्प्लॉय,
अकाउंट, बैच, कोर्स, है ना। रियल वर्ल्ड में तो डेटा ऐसा मिलता है। तो रियल वर्ल्ड के डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग खुद डेटा टाइप बनाएंगे। अब खुद कैसे डेटा टाइप बनाएंगे? स्ट्रक्चर की मदद से। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, उसकी मदद से हम ये डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैंने लिखा इंट एक्स, तो कंपाइलर को पता है इंट का मतलब क्या है। लेकिन अगर मैंने लिखा बुक एक्स, तो क्या कंपाइलर को पता है बुक का मतलब क्या है? बोलो। नहीं पता है। इसलिए पहले, ये लाइन लिखने के पहले तुम्हें बुक को डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि बुक क्या होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इंट के लिए क्यों नहीं करना पड़ेगा डिफाइन? क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है। बुक के लिए क्यों डिफाइन करना पड़ेगा? क्योंकि वो पहले से डिफाइंड नहीं है। क्लियर? ओके। सो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग डेटा टाइप। आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसका मतलब ही है डेटा टाइप बना रहे हो। तो जैसे मैंने लिखा पहले कीवर्ड स्ट्रक्ट, देखो सिंटेक्स समझो। पहले हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कीवर्ड स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद जो भी डेटा टाइप का नाम रखना चाहते हो वो रख दो। फिर करली ब्रैकेट से बॉडी बनाओ, लास्ट में सेमीकोलन भी लगाना। और अंदर तुम्हें बनाने पड़ेंगे वेरिएबल्स, है ना। डिक्लेयर, डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक। जैसे मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया बुक आईडी के लिए, एक टाइटल के लिए, एक प्राइस के लिए, तुम चाहो तो और भी बना सकते हो। अब ये जो स्ट्रक्चर तुम डिफाइन कर रहे हो, ये ग्लोबल लोकेशन पे भी कर सकते हो और लोकल लोकेशन पे भी कर सकते हो। इस बात को समझने के लिए हम लोग प्रोग्राम भी बनाते हैं। ये फाइल्स को बंद करता हूं और यहां पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर डॉट सी। ठीक है। तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट बुक, और यहां पर सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। और फिर यहां पर लिख रहा हूं इंट बुक आईडी, कैर टाइटल, फ्लोट प्राइस। ये हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया ग्लोबल लोकेशन पे। लोकल क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई फंक्शन बनाया F1, ये फंक्शन की बॉडी है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बाहर ना बना के फंक्शन की बॉडी के अंदर लिख दूं, तो ये लोकल डेफिनेशन कहलाएगी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड लोकल डेफिनेशन। आप अंदर भी डिफाइन कर सकते हो और बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। अगर मैंने इसको अंदर डिफाइन किया, किसी फंक्शन की बॉडी में डिफाइन किया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो डेटा टाइप है ये केवल इसी फंक्शन की बॉडी में पहचाना जाएगा। किसी और फंक्शन में बुक शब्द लिखना भी गलत है। समझ में आया ना? केवल F1 फंक्शन के अंदर ये बुक का मीनिंग एग्जिस्ट करेगा। और अगर तुम इसको डिफाइन करते हो बाहर, तो पूरे प्रोग्राम के लिए ये ग्लोबली डिफाइन हो गया है। इस शब्द बुक को पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छे समझ में आया? मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर के डिफाइन होने से कितनी मेमोरी कंज्यूम हो गई? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से कितनी मेमोरी कंज्यूम हो गई? हम्म, सुनो, गधे हो तुम लोग। जिनका जीरो आ रहा है उनका सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, बाकी सब गलत है। तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, इसलिए गलत हो रहा है तुम्हारा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं चीज। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने अगर प्रोग्राम के अंदर इंट एक्स लिखा, तो 4 बाइट का एक वेरिएबल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, यस और नो। अगर मैंने इंट एक्स लिखा प्रोग्राम में, तो 4 बाइट्स का एक वेरिएबल बनेगा ना। और मैं इंट एक्स नहीं लिखूंगा तो भी बनेगा क्या? तब तो नहीं बनेगा ना। तो क्या मेरा ये नहीं लिखना, इसका मतलब इंट शब्द डिफाइंड नहीं है? क्या मेरी बात का ये मतलब हुआ? क्यों जुनेद? क्या इंट शब्द का मीनिंग डिफाइंड नहीं है क्योंकि मैंने इंट एक्स वाली लाइन नहीं लिखी है? संदीप, गधे हो तुम, महागधे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
क्या इंट शब्द का मीनिंग डिफाइंड है? प्रसन्ना, क्या सवाल पूछ रहा हूं और क्या जवाब दे रहे हो? इंट शब्द का मीनिंग डिफाइंड है क्या? संदीप, तुम एक गलती को बचाने के लिए फिर गलती कर रहे हो। भगवान के लिए रुक जाओ तुम। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गोल है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है संदीप। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हो। ठीक है। हम्म। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि इंट शब्द का मीनिंग डिफाइंड है कि नहीं है। मैंने इंट एक्स वाली लाइन हटा दी प्रोग्राम से, पर इंट शब्द का मीनिंग डिफाइंड है कि नहीं? डिफाइंड है ना? तो डिफाइन होने से 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम होती है कि उसका वेरिएबल बनाने से कंज्यूम होती है? क्यों चांद? क्यों जुनेद? क्यों सुमित? क्यों सुमन? जब वेरिएबल बनेगा तब उसको मेमोरी मिलेगी। डेटा टाइप को मेमोरी मिलेगी क्या? डेटा टाइप को मेमोरी मिलेगी कि वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी? वेरिएबल को मिलती है ना। तो जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसको डिफाइन करने से कितनी मेमोरी कंज्यूम हो गई, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए अभी डिफाइन किया है, वेरिएबल थोड़ी बनाया है। बुक शब्द का क्या मतलब है वो बताया है, पर बुक डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बना है क्या अभी? अरे अंदर वेरिएबल बने नहीं है, बताए जा रहे हैं कि बुक का क्या मतलब है। बुक का मतलब ये 3 वेरिएबल्स होगा। 3 वेरिएबल्स अभी बन नहीं रहे इधर। अरे, मेमोरी में कोई वेरिएबल थोड़ी बन गए। ये लिखने से मेमोरी में वेरिएबल थोड़ी बन गए। ये तो बुक शब्द का मीनिंग बता रहे हैं कि बुक इन 3 चीजों का ग्रुप होगा। लेकिन बुक एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है। आप जैसे इंट का कुछ मीनिंग है, उससे थोड़ी मेमोरी कंज्यूम हो गई। हम्म। आया समझ में कि नहीं आया? बुक शब्द का क्या मीनिंग है वो डिस्क्राइब हुआ है इतना लिखने से बस। डेटा टाइप बनाया है। डेटा टाइप थोड़ी मेमोरी लेता है। ये तो डेटा टाइप बनाया है हमने। ठीक है। चलो, अब अगर बात समझ में आई है तो इसका आंसर है 0 बाइट्स। अभी कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं हुई है। ठीक, अच्छे से समझ में आया? तो अब हम देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनता है। जैसे मान लो 2 तरीके हैं इसको बनाने का। या तो तुमने स्ट्रक्चर जब डिफाइन किया उसी वक्त वेरिएबल बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। जो करली ब्रैकेट एंड हो रहा है ना, उसके जस्ट बाद तुम B1 कॉमा B2 ऐसे लिखकर सेमीकोलन लगा देना, तो B1 एक वेरिएबल बनेगा, B2 एक वेरिएबल बनेगा। आया समझ में? अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दो। जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उनका मीनिंग कौन पहले से जानता है? जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका मीनिंग पहले से कौन जानता है? क्या उनका मीनिंग लाइब्रेरी में है? क्या उनका मीनिंग हेडर फाइल्स में लिखा हुआ है? तो जब पता है कि मीनिंग कंपाइलर में डिफाइंड है, कंपाइलर खुद एक प्रोग्राम है उसके अंदर डिफाइंड है, तो फिर हेडर फाइल में इसका मीनिंग रखा हुआ है, लाइब्रेरी फाइल में डेटा टाइप्स का मीनिंग है, कीवर्ड्स का मीनिंग है। क्या संदीप? हम्म। जितने कीवर्ड्स हैं उनका मीनिंग हेडर फाइल में नहीं है, लाइब्रेरी में नहीं है, कंपाइलर में है। कंपाइलर, और ये पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना अब इसको। अब देखो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया और डिफाइन करते ही 2 वेरिएबल्स भी बना लिए। मुझे बताओ ये वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा? B1। B1 कितनी मेमोरी लेगा? B1 कितनी मेमोरी लेगा? देखो, कैलकुलेशन भी कई लोगों की गलत है। कोई बोल रहा है 56, कोई बोल रहा है 9, कोई बोल रहा है 28। अरे गधों, बुक आईडी 4 बाइट्स लेता है। यस। टाइटल 1 बाइट लेता है कि 20 बाइट लेता है जुनेद? टाइटल कितनी मेमोरी लेगा जुनेद? 1 बाइट लेगा कि 20 बाइट्स लेगा? ये कैर टाइप का वेरिएबल एक है कि 20 कैर वेरिएबल है? क्यों सनी चौधरी?
तुम्हें फर्क समझ में आता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझ में आता है? क्यों ऋतिक कुमार? ये कैर वेरिएबल, ये कैर वेरिएबल है कि कैर टाइप का एरे है? ये भूल क्या गए थे? इसमें भूलने वाली क्या बात है? सामने दिखाई नहीं दे रहा है तुमको ये स्क्वायर ब्रैकेट? ये कैर एरे बना है, कैर टाइप का एक वेरिएबल बना है क्या? तो 1 बाइट कैसे कंज्यूम हो रहा है? 20 वेरिएबल बने कैर टाइप के। एरे समझते हो क्या होता है? एरे समझते हो क्या होता है? कई सारे वेरिएबल्स का कलेक्शन है वो। तो 20 कैर वेरिएबल का कलेक्शन है एक टाइटल। तो कितनी मेमोरी लेगा वो? 20 बाइट्स। और ये जो प्राइस नाम का वेरिएबल है, ये कितनी मेमोरी ले रहा है? फ्लोट टाइप का है ना, ये 4 बाइट्स ले रहा है। तो ये टोटल कितनी मेमोरी हो रही है? ये टोटल कितनी मेमोरी हो रही है? यही तो है B1। ये टोटल मेमोरी ले रहा है 28 बाइट्स। तो जिसका 28 था उसका आंसर सही था, बाकी सबका गलत था। क्यों कुमार जी, नहीं आया ना तुमको समझ में? तो एडिशन सीखो, प्लस माइनस करना आना चाहिए। सुमित क्या कह रहे हैं? 2 वेरिएबल है। कौन से 2 वेरिएबल है? मैं तो B1 की मेमोरी बता रहा हूं अभी। B1 को कितनी मेमोरी मिली वो बता रहा हूं। आया कि नहीं आया समझ में? सोचो, हमारे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं और लोग बोलते हैं C++ से पहले हम जावा पढ़ लेंगे। अरे सर, हम तो समझ लेंगे। कैसे समझ लोगे? बेसिक बेसिक बातों में ही तो अभी पहले टाइम लगता है। ये जब समझ में आएंगे तब तो आगे बढ़ोगे ना। अभी प्लस माइनस में ही दिक्कत है। देखो, 28 नहीं कर पाते कैलकुलेट। सबको पता है कि ये कितनी मेमोरी लेगा, सबको पता है कि ये कितनी मेमोरी लेगा, सबको पता है कि ये कितनी मेमोरी लेगा। पता है कि नहीं पता है? कोई आज पहली बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इनकी मेमोरी का सम करते नहीं बन रहा है लोगों को। सोचो। और बोलते हैं कि सर हम मशीन लर्निंग करना चाह रहे हैं, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर गूगल में कैसे जाएंगे? अच्छी बात है बड़े सपने देखने, लेकिन एडिशन तो बनना चाहिए ना बेटा। ये 4 बाइट है, ये 20 बाइट है, ये 4 बाइट है, इनका सम करते नहीं बन रहा है, बताओ। अरे फर्स्ट डे है तो आपको बिल्कुल इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। आप पहले लेक्चर से पहले देखो, जब यहां तक पहुंचो तब आप मानो कि हाँ क्लास के लायक हो। अभी आप पीछे हो क्लास में, तो अभी आपसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। मैंने मशीन लर्निंग बोला तो राज सिंह पूछने लगे मशीन लर्निंग का बैच कब आएगा? अरे पहले अभी इस पे फोकस करो यार। बताओ, B1 और B2 को 28 बाइट्स मेमोरी मिलेगी। बोलो समझ में आया क्या? बोलो आया क्या समझ में? ठीक है। मैंने कहा स्ट्रक्चर डिफाइन करते वक्त ही वेरिएबल भी बना सकते हो। तो अगर स्ट्रक्चर को तुमने ग्लोबल लोकेशन पे डिफाइन किया है तो ये वेरिएबल भी ग्लोबल वेरिएबल हो जाएंगे। और अगर तुमने स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया है लोकली, तो ये वेरिएबल भी लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अगर मैं स्ट्रक्चर को बाहर डिफाइन कर रहा हूं ग्लोबल लोकेशन पे, और वहां पे मैंने वेरिएबल को बनाया या नहीं बनाया, मैं तो कहीं फंक्शन के अंदर भी बना सकता हूं। अब मेरे पास जैसे इंट वेरिएबल है, उसका वेरिएबल में इंट डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल मैं एक्स बना सकता हूं, तो ऐसे लिखूंगा, ये है डेटा टाइप और ये है वेरिएबल। ठीक है ना? उसी प्रकार से बुक डेटा टाइप हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। B1 उसका वेरिएबल है, B2 उसका वेरिएबल है। आ रहा है समझ में? लेकिन सी लैंग्वेज में एक रूल है जो याद रखना, जो डेटा टाइप स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बना होता है, उसके हर बार इस्तेमाल करने पर उसके पीछे स्ट्रक्ट कीवर्ड भी लिखना पड़ता है। ये कंपलसरी है। स्ट्रक्ट कीवर्ड हमेशा लिखोगे। जब जब तुम बुक लिखोगे, बुक लिखा तो उसके पहले स्ट्रक्ट भी लिखना ही है। अकेला बुक से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्ट बुक लिखना पड़ेगा। जब भी बुक लिखोगे कहीं पर भी उसके पहले स्ट्रक्ट लिखना है, समझे? डिक्लेयर करते वक्त नहीं बोल रहा हूं मैं, हमेशा जब भी बुक लिखोगे उसके पहले स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, ये बोल रहा हूं। तो मैं ज्यादा बड़ी जेनरिक बात कर रहा हूं, तुम बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हो। नाउ दिस इज अ रूल इन सी लैंग्वेज। इसमें कोई क्यों वगैरह का कोई मतलब नहीं है, दिस इज अ रूल। ठीक? ये कोई साइंस नहीं है कि इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। कोई रीजन नहीं है। ये रूल बनाया है तो फिर वो रूल फॉलो करना है।
ठीक है ना? हाँ ऋतिक, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुमको एक आध दो टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं, है ना, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा नॉलेज तुम बता दो। ठीक है। स्पेस नहीं दोगे तो वो शब्द कैसे रहेगा, बताओ? अगर स्पेस नहीं दोगे तो बीच में, तो ये तो एक ही शब्द हो जाएगा, और वो शब्द तो कुछ मीनिंग है ही नहीं उसका, इसलिए स्पेस तो देना पड़ेगा ना, तब तो शब्द होगा वो। नहीं तो कैसे पता चलेगा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है? B1 B2, मैंने नाम B1 B2 रखा है, ये दो एग्जाम्पल है, समझो। ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है, एक ही प्रोग्राम में दोनों चीजें नहीं लिखी हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ठीक है सुमित? तो हाँ, लेकिन B1 को मेमोरी मिलेगी तो ऐसे ही मिलेगी, B2 को मेमोरी मिलेगी तो ऐसे ही मिलेगी, वो सेम रहेगी बात। क्लियर हुआ? गौरव, गधे जैसी बातें कर रहे हो तुम, गधे भी ऐसी बातें करते। गौरव पूछ रहे हैं कि अगर एक फंक्शन के अंदर मैंने लोकल वेरिएबल बनाया है तो क्या दूसरे फंक्शन के अंदर भी उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूं? क्यों गौरव? गौरव कह रहे हैं कि एक फंक्शन में मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, लोकल वेरिएबल, लोकल, है ना, मतलब ये पता है कि वो लोकल वेरिएबल है, जो एक लोकेलिटी में ही एग्जिस्ट करता है, क्या मैं उसे दूसरे फंक्शन में यूज कर सकता हूं? क्यों गौरव, यही पूछना चाह रहे हो ना? अब गौरव ने अपना सवाल चेंज कर दिया, उन्होंने कहा है कि क्या मैं ग्लोबल वेरिएबल को एक फंक्शन में यूज कर रहा हूं तो दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकता हूं? क्यों गौरव, यही सवाल है? अरे भाई, पूछना क्या चाह रहे हो? ग्लोबल वेरिएबल सभी फंक्शन में एक्सेसिबल है क्या? अच्छा, तुम क्या समझते हो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है फिर? इसके अलावा कोई डेफिनेशन है तो बताओ तुम्हारे दिमाग में। हमने तो यही पढ़ा है कि ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जिसको पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर लो। हम्म। चलो, बिना सोचे पूछ लेते हो। हाँ, अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? तो भाई, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का मीनिंग तुमको पता है, बस फर्क इतना है कि आज तक तुम्हारा लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल इंट या कैर या फ्लोट या डबल टाइप का होता था, आज बुक टाइप का है, तो तुम्हें परेशानी हो गई। हाँ, एक बाहर वाला आ गया तो तुमने उसे एक अनजान मान ली चीज, पता नहीं क्या है ये, इंट कैर फ्लोट डबल, इनसे तुम फैमिलियर हो, तो तुमने कहा इनके बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये डेटा टाइप होते हैं, मैं कह रहा हूं कि बुक भी एक डेटा टाइप है, तो तुम उसको शामिल ही नहीं कर रहे हो उस लिस्ट में। अरे, जो तुम इंट कैर फ्लोट डबल का इस्तेमाल करते हो वैसे ही तुम बुक का इस्तेमाल करोगे, नहीं क्या? ठीक है। प्रदीप कह रहे हैं स्ट्रक्चर मुझे समझ में नहीं आया। क्या हो गया प्रदीप, क्या नहीं समझ में आया इसमें, मुझे बताओगे जरा? गो टू एक्स वाई नहीं होता ऋतिक यहाँ पर। यस प्रदीप, बताओ क्या नहीं समझ में आया? सुमन पूछ रहे हैं डिक्लेरेशन इनसाइड फंक्शन कर सकते हैं, किसका डिक्लेरेशन? किसका डिक्लेरेशन? सुमन, किसका डिक्लेरेशन? स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन अंदर कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हो? तो अभी 10 मिनट पहले क्या पढ़ा रहा था? ये क्या पढ़ाया था मैंने यहाँ पर? प्रदीप, स्ट्रक्चर की मदद से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया जाता है, ये बोल रहा हूं।
स्ट्रक्चर या तो लोकल डिफाइन करोगे या ग्लोबल डिफाइन करोगे, पढ़ा दिया ना बेटा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ। बोलो प्रदीप, क्या प्रॉब्लम है तुमको, बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चांद पूछ रहे हैं बुक डेटा टाइप में कितनी मेमोरी स्टोर होगी? 0 बाइट। बुक डेटा टाइप कोई मेमोरी लेता ही नहीं है। बुक टाइप का कोई वेरिएबल बनेगा तो वो मेमोरी लेगा, B1 और B2, एक ही बात को 10 बार बताऊं, है ना। ऋतिक, टर्बो की बात छोड़ दो यार, यहाँ कुछ और डिस्कशन में फंसे हुए हैं और तुम अलग ही एक डिस्कशन लेके बैठ गए हो। छोड़ो उस बात को, अभी जिस पे बात कर रहे हैं उसको तो प्रॉपरली होने दो। मैं सोच रहा हूं अगर जेन्युइनली किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर दूं, तुम बीच में अलग ही डाउट लेकर आ रहे हो। हम्म। सुमन, मैंने बताया था कि अगर कोई स्ट्रक्चर किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन होगा तो उस फंक्शन के बाहर उस स्ट्रक्चर को नहीं पहचाना जाएगा, सुना था आपने। अब किसी को ये डाउट आ रहा है कि सर B1 और B2 अलग अलग वेरिएबल हैं क्या? ये भगवान, तुम लोगों का लेवल कितना घटिया है यार। ब्लेसन पूछ रहे हैं कि बुक के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उन सबको यूज करना जरूरी है क्या? तो बनाया क्यों अगर जरूरी नहीं लग रहा तो? बनाया इसलिए है कि जरूरत है। बना लिया है इसलिए यूज करना है, ऐसा थोड़ी है कहानी। हमको जरूरत है इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है ना, नहीं तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते ही क्यों? जो जरूरत है वही बनाएंगे ना। संदीप कुमार, एरे नाम का टॉपिक भी पढ़ा है हमने, और अभी स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ। मेरे को स्ट्रक्चर पढ़ाने कहाँ दे रहे हो तुम लोग? पूरा सुनोगे तो तुम्हें और भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मैंने जरा सी चीजें बताई हैं तुमको, जितना पढ़ाया उसमें डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊं, अभी बहुत सारा है पढ़ने के लिए। इनपुट कैसे लिया जाएगा सब आएगा ना आगे, आगे बढ़ूंगा तो आएगा, नहीं बढ़ूंगा तो नहीं आएगा। प्रदीप बोलिए, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है आप बता दो मेरे को, नहीं तो फिर छोड़ दो, फिर मत बोलना बीच में कि प्रॉब्लम है मेरे को। अगर अभी डाउट है तो अभी के अभी बोलो। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है आप बता दो मेरे को, नहीं तो फिर छोड़ दो, फिर मत बोलना बीच में कि प्रॉब्लम है मेरे को। अगर अभी डाउट है तो अभी के अभी बोलो। इनपुट कैसे लिया जाएगा सब आएगा ना आगे, आगे बढ़ूंगा तो आएगा, नहीं बढ़ूंगा तो नहीं आएगा। प्रदीप बोलिए, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? सब आएगा ना आगे, आगे बढ़ूंगा तो आएगा, नहीं बढ़ूंगा तो नहीं आएगा। प्रदीप बोलिए, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है आप बता दो मेरे को, नहीं तो फिर छोड़ दो, फिर मत बोलना बीच में कि प्रॉब्लम है मेरे को। अगर अभी डाउट है तो अभी के अभी बोलो। नहीं है डाउट प्रदीप, तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो अब डाउट मत पूछना कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है अगर तुमने बोला है तो तुम्हें सवाल पूछना चाहिए, नहीं पूछ रहे हो तो फिर ये भी मत बोलो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं लेकिन तुम पूछने के लिए तैयार नहीं हो। प्रदीप, प्रदीप अनम्यूट किया है मैंने तुम्हें। हेलो। बताओ क्या डाउट है। हाँ सर, आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे B1 और B2 डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल, सर स्ट्रक्ट कीवर्ड क्यों लिखना जरूरी है? हम केवल बुक बुक लिख कर भी नहीं डिक्लेयर कर सकते उसको? ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, बस एक स्ट्रक्ट कीवर्ड क्यों लिखते हैं, बाकी बुक लिख कर तुमने तो क्यों ये नहीं लिख कर दिया था सकते? कि मुझे स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं सर, यही डाउट था। मतलब तुमने तो ऐसा कर दिया था कि सर ये जो पढ़ाया मुझे ये भी समझ में नहीं आया, इसके पहले जो पढ़ाया मुझे ये भी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ये जो पढ़ा रहे थे ये भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था ये भी समझ में नहीं आया। इसलिए मैं वरीड था कि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने शायद पता नहीं कितना खराब पढ़ाया। नहीं सर। हाँ, तो ऐसे स्टेटमेंट थोड़ा सोच समझ के लिखो ना कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा थोड़ी हुआ है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सी लैंग्वेज में एक रूल है
कि सी लैंग्वेज को ये याद नहीं रहता कि ये डेटा टाइप कैसे बना था, तो स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है जिससे उसे पता चल जाए कि ये स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बना है। तो जितनी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन उसके पास होंगी वो उसमें से चेक कर लेगा उसको। इसलिए वो चाहता है अच्छा कि सर। स्ट्रक्ट कीवर्ड यहां पर लिखा रहे, स्पेसिफाई करो कि ये डेटा टाइप कैसे बना है। ठीक है। अच्छा सर, कंपाइलर को समझने के लिए। हाँ, कंपाइलर को ये जानना है कि ये डेटा टाइप एक्चुअल में किस तरीके से बना है, क्योंकि डेटा टाइप बनाने के और भी तरीके हैं। ओके ओके। स्ट्रक्चर ओके की सर, मदद से समझ ही गया। बना है ये बताना जरूरी है कंपाइलर के लिए, सी लैंग्वेज में ये रूल है। ओके सर। बस थैंक यू सर। इतना ही था। हाँ सर, इतने समझ के लिए गया। तुमने इतना खतरनाक स्टेटमेंट बोल दिया। थैंक यू सर। चलो। बी अ गुड लिसनर प्लीज। चलिए, तो अब ये सबको क्लियर है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। दो तरीके मैंने बता दिए वेरिएबल बनाने के। कौन सा वेरिएबल है ये? स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्या ये भी क्लियर है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को जो मेमोरी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कितनी मिलेगी? क्या ये भी समझ में आ गया कि B1 को अलग मेमोरी मिलेगी और B2 को अलग मेमोरी मिलेगी? ठीक वैसे ही जैसे इंट a कॉमा b लिखेंगे तो a वेरिएबल अलग होगा और b वेरिएबल अलग होगा, इसमें डेटा अलग स्टोर होगा, इसमें डेटा अलग स्टोर होगा। उसी तरीके से B1 अलग होगा, B2 अलग होगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि B1 के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे? जैसे एरे बनाते हो तो एरे के अंदर भी तो कई सारे वेरिएबल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एरे बनाते हो तो उसमें भी कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन लेकिन एरे के अंदर जो एक एक वेरिएबल होता है उसका कोई नाम नहीं होता। ये वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, ये वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, इन एक एक वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, सिर्फ इंडेक्स होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जो एक एक वेरिएबल अंदर मौजूद है उसका इंडिविजुअली नाम है, जैसे बुक आईडी, जैसे टाइटल, जैसे प्राइस। तो एरे के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर में भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं, इधर भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं, पर स्ट्रक्चर में हर एक वेरिएबल का नाम भी होता है, जबकि एरे के अंदर के वेरिएबल्स का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, इस वेरिएबल के अंदर सबसे पहला बुक आईडी ही क्यों है, टाइटल पहले क्यों नहीं है? बुक आईडी पहले, फिर टाइटल, उसके बाद प्राइस, इसी सीक्वेंस पर रहेगा क्या? हाँ, इसी सीक्वेंस पर रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जब डिफाइन किया है तो पहले बुक आईडी, फिर टाइटल, फिर प्राइस लिखा है। जो सीक्वेंस यहां होगा वही सीक्वेंस यहां होगा। ठीक है। ये है बड़ा वेरिएबल, ये है छोटा वेरिएबल जो इसके अंदर बन रहा है। ये जो बड़ा वेरिएबल है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है। और ये जो अंदर वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बुक आईडी, टाइटल, प्राइस, इनको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स। याद रहेगा? सुन रहे हो ध्यान से? बी अ गुड लिसनर प्लीज, सुन लो ताकि डाउट्स ना आए। ये मेंबर वेरिएबल्स किसको बोलते हैं और स्ट्रक्चर वेरिएबल किसको बोलते हैं, समझ में आया? ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ये मेंबर वेरिएबल्स है। मेंबर वेरिएबल्स किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। जब आप स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, मैंने क्या लिखा है? स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्या तुम्हें मैंने कभी पढ़ाया कि स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है? पढ़ाया क्या? हाँ, ये कभी पढ़ाया मैंने तुमको स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है? जुनेद बोल रहे नहीं। सुनो जुनेद, ये अब भी पढ़ाया, ये देखो ये अभी पढ़ाया। कितना टाइम हुआ है? 10 सेकंड पहले पढ़ाया था। अफसोस 10 सेकंड भी तुम्हारी मेमोरी साथ नहीं दे रही है। बहुत बुरे हालात हैं जुनेद। हाँ, गजनी भी कम से कम 15 मिनट का याद रखता था। तो तुम यहां पर स्ट्रक्ट बुक B1 तुमने वेरिएबल बनाया B1 नाम से। इसको बनाते वक्त इनिशियलाइज करना चाह रहे हो, डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करना चाह रहे हो। जिस लाइन में तुम ये स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहे हो उस लाइन में तुम उसके अंदर वैल्यू रखना चाह रहे हो, तो कैसे रखोगे? करली ब्रैकेट, जैसे एरे में रखते थे। एरे में तुम करली ब्रैकेट लगा के लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। पहली वैल्यू बुक आईडी में जाएगी, दूसरी वैल्यू जैसे मैंने लिखा सी इन डेप्थ, ठीक है, ये टाइटल में जाएगा। प्राइस 350.0, इस तरीके से तुम असाइन करोगे। क्लियर हुआ? जैसे ये तुम्हारा B1 वेरिएबल है, इस B1 वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होने वाली है। इधर 1 स्टोर हो जाएगा, इधर स्टोर हो जाएगा सी इन डेप्थ।
इसमें स्टोर हो जाएगा 350.0, ये होने वाला है इससे। आया समझ में? इसी को लिख के भी बता देता हूं। तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है, या मेन फंक्शन ही बना लेता हूं, और मेन फंक्शन के अंदर लास्ट लाइन तो है रिटर्न 0, उसके पहले मेरे को यहां पर डिक्लेयर करना है स्ट्रक्ट बुक B1, और डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करना है 350.0। इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल्स आफ्टर डिक्लेरेशन। मेंबर वेरिएबल्स को मुझे इनिशियलाइज करना है। मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं? अभी बताया था मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं। जुनेद, मैंने पढ़ाया है क्या कभी मेंबर वेरिएबल के बारे में? पढ़ाया है? ठीक है। तो किसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल? ये जो बुक आईडी है, ये जो टाइटल है, ये जो प्राइस है, इनको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स। इनको एक्सेस करना है, ठीक है? तो कैसे एक्सेस करेंगे? देयर इज अ रूल, देयर इज अ रूल। मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्या रूल है? यू कैन नॉट एक्सेस मेंबर वेरिएबल्स डायरेक्टली। मतलब तुम सोचो कि तुम लिख दोगे बुक आईडी असाइन टू, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, एरर है ये, ठीक है? यू कैन नॉट एक्सेस मेंबर वेरिएबल्स डायरेक्टली। तो फिर कैसे लिखोगे? सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यह है कि पहले आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है? उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा डॉट, उसके बाद आप लिखोगे मेंबर वेरिएबल, ठीक है? मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसको एक्सेस करने के लिए पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखो, फिर डॉट लगाओ, फिर मेंबर वेरिएबल का नाम लिखो। आया समझ में? अगर समझ में आया है तो सोचो, मैंने यहां पर एक और वेरिएबल बना दिया B2। B2 B2 के अंदर भी 3 वेरिएबल्स होंगे, बुक आईडी, टाइटल, प्राइस। तो बुक आईडी में मुझे डेटा रखना है, 2 रखना है डेटा। कैसे कैसे लिखूंगा बताओ? B2 डॉट बुक आईडी असाइन 2। वेरी गुड। मुझे टाइटल में लिखना है जावा, टाइटल में लिखना है जावा, नहीं क्षितिज, टाइटल में लिखना है जावा। कैसे कैसे करूं? टाइटल में लिखना है जावा, B2 डॉट टाइटल असाइन जावा। जितने लोगों ने ऐसा लिखा है ना, गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। गलत इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको पॉइंटर्स में पढ़ाया था कि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एड्रेस नहीं आ सकता। याद है मैंने पढ़ाया था एड्रेस ऑफ एक्स में 7 असाइन करेंगे तो क्या होगा, तो वहां पे इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखवाया था। याद है कि नहीं है? याद? कुछ याद नहीं है? याद होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं जाती। क्या लिखा है देखो, ये पढ़ाया था तुमको। क्या समझाया था? कि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एड्रेस नहीं आ सकता। Address of x is not a variable, it is just a way to represent address of variable x. Address number is a constant value, we cannot have constant in the left hand side of the assignment operator. लिखा था। फिर एरे का नाम भर लिखना, उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? तो तुम एरे का नाम लिख रहे हो टाइटल, ये आखिरी बार कर रहे हो गलती, इसके बाद कभी नहीं करना। कभी भी किसी स्ट्रिंग को, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई स्ट्रिंग को तुम्हें कैर एरे में रखना है, कभी ऐसे नहीं रखना है, कभी भी ऐसे नहीं रखना है। कैसे रखना है? strcpy फंक्शन को याद कर लेना। उसमें पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो एरे का एड्रेस जिसमें स्टोर करना है, और फिर दूसरा होगा वो स्ट्रिंग जिसको स्टोर करना है। और इसके लिए ऊपर अगर तुमको इंक्लूड करनी पड़ती है फाइल, हैश इंक्लूड कौन सी, string.h, तो बिल्कुल कर लो, ठीक है? हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h तो मैंने प्रिंटफ अगर कहीं लिखूंगा तो उसके लिए
आया क्या समझ में? ये बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक, इसको भूलना नहीं है बेटा, बहुत बेसिक है। विशाल, ऐसा कोई रूल नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तुम्हारा परसेप्शन है, इट्स ओके, इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इट गो लाइक दैट ओनली, बट इट इज नॉट द रूल। बुक आईडी में कैसे स्टोर हुआ? कौन है भाई ये? चांद, गधे हो बेटा। क्या मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि एरे के नाम को लिखना उसके पहले ब्लॉक का एड्रेस होता है? ये बात मैंने एरे के लिए बताई थी। क्या मैंने इंट वेरिएबल के लिए भी ऐसा बोला था कि इंट वेरिएबल का नाम लिखोगे तो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा बात पढ़ाया क्या? चांद, बुक आईडी इंट टाइप का है, टाइटल एक एरे है। भगवान से डरो चांद। हाँ, ऐसी खतरनाक बातें नहीं करते। एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, हर वेरिएबल में ये बात लागू नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की मदद से हमने ये रख दिया। अच्छा, मुझे प्राइस में रखना है चांद, तो बताओ कैसे करेंगे? प्राइस में मुझे रखना है 400। कैसे लिखेंगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्राइस में 400 रखना है। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड विशाल, यस आबिदा, आदिबा, वेरी गुड अमर। काफी लोगों ने सही कर दिया है। देखो, B2 डॉट प्राइस असाइन 400.0 हो गया, 400। ठीक, तो ये रूल समझ में आ गया। चलो, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। सुनो, आपने स्ट्रिंग की क्लास अटेंड नहीं करी है तो पहले उसको आप कर लीजिए। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, और असाइनमेंट भी करा करो सोनू। जी विशाल, थैंक यू। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब बताओ यूजर से कैसे इनपुट लोगे, कैसे कोड करोगे? आपने यूजर को कुछ मैसेज दिया, आपने कहा printf एंटर बुक आईडी टाइटल, है ना, एंड प्राइस। ये मैसेज आपने बोल दिया। अब यूजर एंटर करेगा, स्कैनएफ की मदद से इनपुट लोगे। कैसे करोगे? स्कैनएफ %d। तो जैसे मैं एक और बना लूंगा B3 नाम से, ठीक है ना, बुक टाइप का एक और वेरिएबल बना लूंगा B3। तो एड्रेस ऑफ B3 डॉट बुक आईडी। देखो, ये एड्रेस B3 का नहीं है, बुक आईडी का ही एड्रेस है ना, पर बुक आईडी तुम अकेले नहीं लिख सकते, उसके लिए तुम्हें B3 डॉट बुक आईडी लिखना पड़ेगा, बस ये है। ठीक है अमर, याद रखना इसको। फिर एफ गेट्स, एफ गेट्स में क्या करेंगे? B3 डॉट टाइटल, 20 कैरेक्टर्स है ना। STDIN। ठीक, प्राइस के लिए क्या करेंगे? स्कैनएफ %f एड्रेस ऑफ B3 डॉट प्राइस। इस तरीके से यूजर से इनपुट लेंगे। क्लियर हो गया? हाँ, डॉट कॉम बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। स्ट्रक्चर एरे कैसे बनाओगे भाई? जैसे इंट एरे बनाते थे वैसे ही बनाओगे। आप इंट एरे कैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, बस इंट की जगह वो बुक टाइप का हो जाएगा। तो जैसे मैंने B5 कर दिया, तो एक एरे बन गया जिसमें 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास क्या था, बुक आईडी, टाइटल और प्राइस, 3 चीजें थी, और इन तीनों को मिलाकर क्या बन रहा था? यहां लिख लेता हूं, बुक आईडी, टाइटल और प्राइस, इन तीनों को मिलाकर एक वेरिएबल बन रहा था। ये एक बुक टाइप का वेरिएबल था, पर एक्चुअल में ऐसे 5 वेरिएबल्स का एक एरे बन गया है। ऐसे 5 वेरिएबल्स का एक एरे।
ये बना दिए मैंने 5 वेरिएबल्स। ठीक है ना, और ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4। ये बी अरे बन गया है। तो B0 28 बाइट का है, B1 28 बाइट का है, B2 28 बाइट का है। आया समझ में? यस, 140 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा। फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न करे? कोई फंक्शन आप बना रहे हो और वो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है बी की वैल्यू। इसके अंदर कोई बनाया होगा बुक टाइप का एक वेरिएबल बी, जो भी इसके अंदर कोडिंग करी होगी, लास्ट में तुमने बी की वैल्यू रिटर्न करा दी। तो इसका रिटर्न टाइप क्या लिखूं मैं? रिटर्न टाइप क्या लिखूं? वॉइड? क्या लिखना है रिटर्न टाइप चांद? वेरी गुड संदीप। स्ट्रक्ट बुक। देखो बुक लिखोगे तो उसके पहले स्ट्रक्ट तो लिखना पड़ेगा, फंक्शन का जो भी नाम है ना? फंक्शन का जो भी नाम लिख रहे हो आप, फंक्शन नेम, है ना? और आर्ग्यूमेंट्स में जो भी लिखना है तुम्हें, ऐसा होगा ना? चलो इसके लिए एक फंक्शन बना ही लेते हैं। इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं इनपुट कराने के लिए। स्ट्रक्ट बुक इनपुट, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है ना? और फिर मैं यूजर को बोलता हूं एंटर करने के लिए, एंटर बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ b डॉट बुक आईडी, f gets b डॉट टाइटल 20 stdin। फिर स्कैनफ %f एड्रेस ऑफ b डॉट प्राइस। ठीक है ना, समझ में आया? अब ये रिटर्न क्या करेगा? b की वैल्यू। तो अगर मैंने यहां पर एक B3 और बनाया और मैं चाहता हूं B3 में डेटा आ जाए, तो मैंने लिखा B3 असाइन इनपुट। तो फायदा क्या है? इनपुट फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो सीधे सीधे B3 में जा सकता है, क्योंकि B3 भी बुक टाइप का है और इनपुट फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो भी बुक टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्लियर है ना? तो वो डेटा कॉपी हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली। फंक्शन कॉल बाय पासिंग स्ट्रक्चर। फंक्शन कॉल बाय पासिंग स्ट्रक्चर मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि हम किसी फंक्शन को कॉल करें, किसी फंक्शन को कॉल करें और उसमें हमारा स्ट्रक्चर पास कर दें। जैसे B1 पास कर दिया, स्ट्रक्चर वेरिएबल पास कर दिया। समझ में आया? तो ऐसा फंक्शन जब तुम डिफाइन करोगे, रिटर्न टाइप तो जो भी होगा वो होगा। तुम जब फंक्शन डिफाइन करोगे तो तुम्हें यहाँ पर बुक टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। भाई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स उसी टाइप के होंगे ना जिस टाइप का एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होगा। तो यहाँ पर तुमने बना लिया, अब इसकी कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाता हूँ डिस्प्ले कराने के लिए, तो मैं रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूँ क्योंकि उसे कुछ रिटर्न नहीं करना है। डिस्प्ले फंक्शन बना देता हूँ, इसमें वो स्ट्रक्ट बुक और बी। ठीक है, तो यहाँ पे बस प्रिंट कराना है, न्यू लाइन से प्रिंट करवा रहा हूँ। %d %s %f b डॉट बुक आईडी, b डॉट टाइटल, b डॉट प्राइस। बस हो गया, डिस्प्ले फंक्शन का काम खत्म। तो अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करानी है, मान लो मेन फंक्शन में इनपुट कराने के बाद, तो मैंने लिखा डिस्प्ले B1 की वैल्यू प्रिंट हो गई, डिस्प्ले, है ना, B2 की वैल्यू प्रिंट हो गई, डिस्प्ले B3 की वैल्यू प्रिंट हो गई। क्लियर हुआ? अभी रन करके देखें, इसमें एक प्रॉब्लम जा सकती है, देखते हैं। ये कंपाइल करना है तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर डॉट सी, कोई एरर नहीं है।
एंटर बुक आईडी टाइटल प्राइस, मतलब देखो सब असाइनमेंट हो चुका है। B3 के लिए जो इनपुट फंक्शन कॉल किया था वो चल रहा है। यहाँ पर मैंने बोला 3 हो गया बुक आईडी, उसके बाद टाइटल में मैं लिख रहा हूँ PHP, तो वो मेरे को इंटर ही नहीं करने दे रहा है प्राइस। पता है ना ये क्यों होता है? ये प्रॉब्लम क्यों गई? ये प्रॉब्लम इसलिए गई क्योंकि इनपुट बफर पूरा भर गया था। ठीक है, वो वैकेंट नहीं हो रहा था, इसलिए एफगेट्स अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट इज द गुड आइडिया? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ फ्लश फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और उसमें स्टैंडर्ड इनपुट बफर को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिर से कंपाइल करता हूं और अब रन करते हैं। अभी एंटर करते हैं 550। अभी ये सब कुछ ठीक से दे रहा है, लेकिन मैंने एफ गेट्स के बारे में एक चीज और बताई थी आपको, न्यू लाइन इनपुट ले लेता है। तो PHP जब मैंने एंटर किया तो उसके साथ न्यू लाइन भी ले लिया उसने। तो मुझे एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी उसकी। कैसे निकालते हो? strlen फंक्शन की मदद से लेंथ निकालते हो। बी डॉट टाइटल जो यूजर ने एंटर किया उसकी लेंथ पहले निकाल रहा हूं, जो भी लेंथ उसकी आ रही है ना, उसमें -1 करता हूं, ये आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स हो गया है ना। उस जगह पर बी डॉट टाइटल, उस जगह पर मुझे नल कैरेक्टर असाइन करना है। तो न्यू लाइन कैरेक्टर जहां पे रखा हुआ है उस जगह पर मुझे नल कैरेक्टर असाइन करना है। ये असाइन कर दिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। ये कंपाइल किया, ये रन किया, फिर से एंटर करता हूं 3 PHP 550। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक, ये मैं पढ़ा चुका हूं अनुराग की न्यू लाइन क्यों जाता है, ये पढ़ा चुका हूं। एसटीडीएन क्या है पहले वो देख लो। एसटीडीएन जो है स्टैंडर्ड इनपुट बफर है। ये stdin ये यहाँ पर डिफाइंड है stdio.h के अंदर। अब ये stdinp, इसमें होंगी चीजें, देखना पड़ेगी। ये कहाँ पे यूज हो रहा है? ओके, ये फाइल पॉइंटर है, ठीक है। नहीं, ये 0 से रिप्लेस नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ फाइल पॉइंटर। कैसे पता चला कि बफर फुल हो गया? नहीं, बफर फुल नहीं हुआ है, बफर खाली नहीं है। अगर बफर खाली नहीं होगा तो ये फ्रेश इनपुट अलाउ नहीं करेगा। नॉर्मली स्ट्रिंग इनपुट से पहले या कैरेक्टर इनपुट से पहले कोई दूसरा इनपुट अगर हो चुका है तो ये इशू आएगा ही आएगा। इसीलिए जब भी स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं उसके पहले आप एफ फ्लश यूज करें। ऋतिक बेटा वो गलत है ना, वो फाइल पॉइंटर है बेसिकली, 0 नहीं लिखना है। ठीक है, अभी देखा ना हमने डेफिनेशन में हेडर फाइल के अंदर कि stdin का मतलब क्या है। वो एक मैक्रो है, वो एक फाइल पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइल पॉइंटर मतलब पॉइंटर है, वो एक कैर ब्लॉक को पॉइंट करने वाला पॉइंटर होगा। मतलब पहले तो फाइल टाइप का पॉइंटर है, फाइल एक स्ट्रक्चर ही है ना, तो उसका पॉइंटर है वो। तो वहां पे आप 0 नहीं लिखोगे। बेटा हर चीज जो चल जाए वो सही है ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बनाओ, है ना। वो गलत लिख रहे हो तुम, 0 नहीं लिखेंगे वो। 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना उस जगह पर। अब उसकी डेप्थ में जाएंगे तो और 10 डाउट आपको क्लियर आते जाएंगे।
तो बेसिकली जो कीबोर्ड है उसको भी एक फाइल की तरह ट्रीट करता है इंटरनली। चलो ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर की। व्हाट इज स्ट्रक्चर पॉइंटर? हमें पॉइंटर के बारे में मालूम है कि पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, वो तो 8 बाइट्स मेमोरी ले रहा है। हमें यह भी मालूम है कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है। तो अगर मैंने कोई बुक टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है b1, तो b1 का एड्रेस रखने के लिए अगर मैं कोई पॉइंटर बनाना चाहूं तो वो पॉइंटर किस टाइप का बनेगा? क्या ये पॉइंटर इंट टाइप का बनेगा? नहीं, ये पॉइंटर बनेगा, वेरी गुड विशाल, ये पॉइंटर बनेगा बुक टाइप का। जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब इससे क्या हुआ? पहली बात तो ये कि ये है आपका वेरिएबल b1, ठीक है ना, ये b1 है। और पॉइंटर p क्या है? ये है पॉइंटर p। इसका जो भी एड्रेस होगा, लेट्स से 1000, तो 1000 इसके अंदर है, तो p इस स्ट्रक्चर वेरिएबल b1 को पॉइंट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब समझो जरा, अगर मैंने स्टार p लिखा तो इसका क्या मतलब होगा? स्टार p का क्या मतलब होगा? स्टार p का मतलब होगा b1। बिल्कुल सही, क्योंकि पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगा देते हैं ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मुझे बुक आईडी को रिप्रेजेंट करना है, टाइटल को रिप्रेजेंट करना है, प्राइस को रिप्रेजेंट करना है, तो बुक आईडी को लिखने का तरीका मुझे मालूम है कि b1 डॉट बुक आईडी लिखेंगे। यस और नो? किसी भी मेंबर वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या है? मेंबर वेरिएबल को लिखने का तरीका यह है कि आप पहले लिखोगे स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसके बाद आप डॉट लगाओगे, उसके बाद आप मेंबर वेरिएबल लिखोगे। यही रूल पड़ा है। इस तरह से आप मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करोगे। पर मैं ये बोल रहा हूं कि मेंबर वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर वेरिएबल के नाम से तो एक्सेस कर ही सकते हैं। अगर कोई पॉइंटर उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है तो उस पॉइंटर की मदद से भी तो इन मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो b1 को हम क्या लिख सकते हैं? स्टार p, है ना? b1 को हम लिख सकते हैं स्टार p। तो अगर मैंने लिखा स्टार p तो मुझे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, वरना अगर पैरेंथेसिस, क्यों लगा रहा हूं मैं पैरेंथेसिस? क्योंकि पैरेंथेसिस लगाने से डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी बढ़ गई। अगर ये पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा ना तो ये डॉट की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो क्या होगा ना कि p डॉट बुक आईडी हो जाएगा और उस पर डी रेफरेंसिंग हो रही है। तो भाई p तो कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल है नहीं, उसके अंदर तो बुक आईडी है नहीं। p के अंदर थोड़ी बुक आईडी है, b1 के अंदर बुक आईडी है ना। तो p अलग चीज है और स्टार p अलग चीज है। स्टार p b1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, p थोड़ी b1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो p डॉट बुक आईडी तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ना। इसीलिए ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है। और ये पैरेंथेसिस लगाना एक एक्स्ट्रा काम हो गया ये, इसलिए प्रोग्रामर्स इस स्टाइल को प्रेफर नहीं करते। ये सही है, लेकिन इसको लिखना प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस लगाना ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि अगर p को देखा जाए तो p क्या है? व्हाट इज p? p इज अ स्ट्रक्चर पॉइंटर।